नमस्कार बच्चों। आज ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 2 है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहले लेक्चर को पूरा देखे होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में हम आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो बताए थे आपको पहले लेक्चर में, उनके बारे में थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 है। एनसीईआरटी क्लास 10th का। ठीक है, आज ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, और ये चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का क्लास 10th का। इसमें हमने आपको बताया था, डेफिनेशन बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री की, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में बताया, पाइथागोरस थ्योरम बताया था, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, और 2 रिलेशन बताए थे, tan A = sin A अपान cos A और cot A = cos A अपान में sin A। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उन्हीं को थोड़ा सा आज हम पहले एक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लिया था हमने उस दिन का मतलब कि पिछले लेक्चर में, मान लेते हैं ये है ABC एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने बताया था आपको, अगर इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंगल से जुड़ी हुई भुजा होती है बेस, या इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, इस वाले एंगल के सामने की जो भुजा होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर P, या इसको बोलते हैं लंब L। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको मैंने आपको बताया था, ये होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस H या कर्ण K। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था, ये होता बेस आधार, ये होता परपेंडिकुलर या लंब, ये वाली भुजा होती है हाइपोटेनस या कर्ण। ठीक है, और हमने आपको कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, उनको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ जिससे कि रिवाइज हो जाए। साइन इक्वल टू क्या था, लंब बटे कर्ण था, लंब बटे कर्ण था, लंब बटे कर्ण। कॉस इक्वल टू था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और tan A इक्वल टू था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, उसके साथ में 3 और थे, कोसे के, इसका रिवर्स था कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा था सेक ए, कर्ण बटे आधार। सॉरी, ये जो पहला वाला है इसका उल्टा जो होता है कोसे के होता है, कोसेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, कर्ण बटे लंब। सेक ए क्या है, कॉस ए का रिवर्स है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा ये, क्योंकि ये आधार बटे कर्ण है। tan A का रिवर्स जो बताया था हमने आपको बताया था cot A। cot A क्या होगा, tan A का रिवर्स होगा, ये होगा आधार बटे लंब। ठीक है, और साथ में हमने बताया था आपको tan A इक्वल टू sin A अपान में cos A, और साथ में cot A इक्वल टू बताया था, इसका उल्टा होता है cos A अपान में sin A। इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी पिछले लेक्चर में। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पहली हो गई साइन ए, लंब बटे कर्ण,
कॉस ए आधार बटे कर्ण, tan ए लंब बटे आधार, कोसेक ए कर्ण बटे लंब, इसका रिवर्स, सेक ए कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, और कॉट ए tan का उल्टा आधार बटे लंब। और साथ में दो रिलेशन और हमने आपको बताए थे, tan ए इक्वल टू साइन ए अपान में कॉस ए, और कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपान में साइन ए। इतनी चीज़ें हमने आपको बताई थी, ठीक है, पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे पहले इसमें, थोड़ा सा जिससे कि क्लियर हो जाए और चीज़ें कि कैसे हम इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं इस रेशियोज को। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के पहले क्लियर करेंगे। तो इसे क्लियर करने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। यदि tan ए इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अगर इंग्लिश भी लिखना होगा तो लिखेंगे इफ tan ए इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, यदि tan ए इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, चूँकि tan ए तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन हमें करना है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि इसमें दिया क्या है। ये दिया हुआ है tan ए इक्वल टू 4/3, और चूँकि मैंने बताया था आपको कि जो हमारा क्लास 10 का लेवल है इसमें त्रिकोणमिति को हम समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई करते हैं। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वो समकोण त्रिभुज के रेफरेंस में ही दिया रहेगा, मतलब कि समकोण त्रिभुज का ही रहेगा वो। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये बना लिया समकोण त्रिभुज, मान लिया ए, बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, और एंगल बी क्या है इसमें समकोण है या 90 डिग्री है। और इसमें दिया हुआ है tan ए इक्वल टू 4/3, तो tan ए इक्वल टू दिया है 4/3, तो tan का जो फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो लंब की जगह पे क्या है 4 है, तो ये लंब है, इसको हम 4 लिख लेंगे, और ये क्या है आधार है, ये लंब है। क्योंकि जिस एंगल को हमने लिया है एंगल ए, इसके सामने भुजा लंब होती है, और जिस भुजा पे बना होता है वो क्या होता है आधार होता है। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, बस याद होने के पर्पज़ से मैं लिख रहा हूँ, बार बार ये लिखा नहीं जाएगा। ये होता कर्ण के, इसको इंग्लिश में बेस बी, इसको परपेंडिकुलर पी, और इसको हाइपोटेनस एच भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने कंपेयर किया, लंब 4 दिया हुआ है तो ये लंब की जगह पे 4 लिख देंगे सामने। उसके बाद आधार की जगह पे क्या है ये 3 है। देखो ये ऊपर वाला क्या है लंब है, ये 4 है, तो लंब 4 हो गया। नीचे क्या है आधार है और ये 3 है, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इन 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दी हुई हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाओं की लंबाई के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लंब और आधार का संबंध केवल 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात दे सकते हैं, या तो tan होगा या तो cot होगा। बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें कहीं ना कहीं कर्ण भी शामिल रहता है। कर्ण मतलब ये वाली साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण AC। तो इसमें हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज
ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। आगे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर अगर है ये 25 है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 25 आ जाएगा, जिसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5 आएगा, तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने कर्ण निकाल लिया 5। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी आ गई 5 यूनिट। ठीक है, 5 इकाई या 5 यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई निकल के आ गई। तो हमें ज्ञात करना है बाकी के बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने इस वाली लंबाई को निकाल लिया। ये होता पाइथागोरस थ्योरम, बताया था पिछले वाले लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, अब देखिए तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गई है। ठीक है, अब इन तीनों भुजाओं की लंबाई से हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो साइन ए अगर निकालना चाहेंगे तो साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देख लो लंब में क्या है, लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना 5 है, तो 4 अपान में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से अगर निकालना चाहें तो क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिख लो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपान में 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें निकालना हो कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या होता है लंब। कर्ण कितना है 5 है और लंब कितना है 4 है, तो ये हो गया कोसेक ए। और हमारा बच रहा है सेक ए। सेक ए, सेक ए क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 है और आधार कितना है 3 है, तो इस तरीके से सेक ए भी निकल गया। अब बच रहा हमारा कॉट, कॉट ए, कॉट इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 है और लंब कितना है 4। इस तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए इस समकोण त्रिभुज में, जहाँ की हमें दिया हुआ था tan a इक्वल टू 4 अपान में 5, ये दिया हुआ था। और इसकी हेल्प से हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। इसके लिए क्या करते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं और जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं और तीनों भुजाओं को हम पहले निकाल लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके फार्मूले लगा करके हम सीधा डायग्राम देख करके उनकी वैल्यूज रखते चले जाते हैं, वही हमारा हो जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पिछले लेक्चर में जो हमने किया था उस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया और एक क्विक रिवीजन भी हो गया। ठीक है, अब आज के जो लेक्चर जो हमारा है इसमें आगे एक नई चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, एक नई चीज़ पढ़ेंगे, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आज का जो नया इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम उसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये हेडिंग आज का हमारा, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कुछ विशिष्ट कोण जैसे हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इन एंगल्स के हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताऊंगा कि इनकी वैल्यूज कैसी होती हैं, कितनी होती है वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल ले करके मैं आपको निकालना सिखा दूंगा कि कैसे ये निकल के आती है, इनकी वैल्यू कैसे होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एंगल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। तो एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। एक ज़्यादा हो गया, इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पे हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, साइन कॉस, टेन, टेन के बाद हो जाएगा कोसेक, कोसेक के बाद हो जाएगा सेक, और सेक के बाद हो जाएगा कॉट। ये हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस टेबल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कुछ एंगल्स हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनकी वैल्यूज को लिखूंगा मैं, और इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा। इसको मैं निकाल के आपको बता दूंगा कैसे ये आती हैं वैल्यूज। ठीक है, लेकिन याद रखने में ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा क्योंकि टाइम उससे बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब सभी को क्या करते हैं, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, फिर सबको क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये तरीका होता है करने का। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, पहले लिख लिया 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फिर सबको क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से कर दिया डिवाइड। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, वर्गमूल जब लेंगे तो अगर कुछ कट रहा हो तो काट लो इसे, कितना हो जाएगा 1 में 2 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल लेंगे, 4 में 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 0 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 1/4 का अगर वर्गमूल लेंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा, और नीचे जो 4 है इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो √3 रहेगा, और 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं
इसको पहले वाले जो रो है उसमें लिख लेंगे, ठीक है। ये आ गया 0, ये आ गया 1/2, ये आया 1/√2, ये आ गया √3/2 और ये आ गया 1, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे यहीं से। ये पहला वाला अगर याद है आपको, पहला वाला याद हो गया तो बाकी पूरा टेबल क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो 0, 1/2 मतलब कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब इस वाले लाइन में से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, उल्टा लिखते जाएंगे। उल्टा मतलब कि इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, मतलब cos 0 की वैल्यू 1 हो गया, इसको लिखेंगे यहाँ पे √3/2, इसको इसी के नीचे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे और 0 को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहली दो रो में हो गया साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब देखिए tan की वैल्यू निकालेंगे, tan 0, ठीक है। tan 0 निकालने का तरीका है, tan बताया था हमने आपको, tan इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपान में cos ए, ठीक है। तो इस वाले में इससे डिवाइड करते चले जाएंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, इसमें करेंगे इससे डिवाइड जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, इसमें करेंगे इससे डिवाइड और जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो tan की वैल्यू आ जाएगी, तो 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 करेंगे तो देखिए क्या होता है, 1/2 है यहाँ पे, उसके अपान में क्या है √3/2, तो इसको ऐसे करेंगे ये जाएगा उलट जाएगा, तो 2 में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√3, ठीक है। 1/√2 1/√2 जब दोनों को भाग करेंगे दोनों सेम है तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 अपान में 1/2, √3/2 अपान में क्या है 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे √3/2 ये ऊपर जाएगा उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी √3। अब क्या करेंगे 1/0 करेंगे, 1/0। तो 1/0, 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित या अनडिफाइंड, ठीक है, अपरिभाषित या अनडिफाइंड। अब देखिए कोसेक की वैल्यू, कोसेक क्या होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब जो कोसेक की वैल्यू निकालेंगे 1/, में साइन करते चले जाओगे तो वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कोसेक 0 की वैल्यू निकालना है तो क्या है 0 है, तो 1/, साइन कर देंगे तो 1/, में क्या हो जाएगा साइन की वैल्यू क्या है 0। तो 0 से मैंने बताया अभी कि जब भी 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो क्या होता है अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, अनडिफाइंड। 1/2 है तो इसका उल्टा कर दो 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो साइन कोसेक 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो 1/1/√2 करोगे तो क्या हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ये क्या है 60 की वैल्यू क्या है √3/2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे हम 1/√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3, ठीक है। और ये 1 है तो 1/1 करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से कोसेक की वैल्यू हमने निकाल लिया 1/, साइन करके। ऐसे सेक की वैल्यू निकालेंगे, सेक की वैल्यू क्या होती है कॉस का रिवर्स या कॉस का इनवर्स होता है। तो सेक इक्वल टू क्या होता है
सेक इक्वल टू क्या होता है 1 में कॉस है। अब इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले का उल्टा लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो उल्टा लिखते हुए चले जाएंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी सेक की। तो पहले वैल्यू क्या है 1 है, तो 1/1 करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 आएगा। उसके बाद 30 है cos 30 वैल्यू क्या है √3/2 है, तो 1/√3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे 1/√2 है, तो 1/√2 करोगे, √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये √2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 60 है ये, ठीक है। 60 क्या है 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कॉस का उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, कॉस का उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है 0, तो 1/, जब 0 करोगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। जब भी नीचे 0 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। और कॉट उल्टा होता है tan का, कॉट उल्टा होता है tan का, तो कॉट A इक्वल टू क्या होता है 1/tan A, 1/tan A होता है, ठीक है। तो करते चले जाओ, tan की वैल्यू 0 है तो 1/, क्या करेंगे 0 करेंगे तो ये क्या आएगा अपरिभाषित आएगा, क्योंकि 0 से डिवीजन है तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। फिर tan की वैल्यू क्या है 1/√3 है, तो 1 में डिवाइड करो 1/√3 से, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 है, 1/, जब 1 करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये क्या है √3 है, तो 1/, में जब √3 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 ही आएगा, ठीक है। और अपरिभाषित है, ठीक है। जब 1/, में अपरिभाषित करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है। जब 1/, में अपरिभाषित करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, और इस टेबल को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा, क्योंकि बार बार आप ऐसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करके नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको पूरा आपको दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा। और दिमाग में बैठाने का बहुत ही आसान तरीका है, सबसे पहले वाले को याद रखो, साइन की वैल्यू क्या होती है 0 की 0, 30 की वैल्यू हाफ होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस के लिए क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे, 1 को यहाँ √3/2 को यहाँ पे लिखेंगे, इसको इसी के नीचे कर देंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे और 0 कर देंगे यहाँ पे। बाकी के 3 क्या करेंगे हम इन्हीं दोनों की हेल्प से निकालेंगे। tan की वैल्यू क्या होती है sin/cos, इन पे इससे डिवाइड करके लिख देंगे, इसमें इससे डिवाइड करके लिखेंगे, इसमें इससे डिवाइड करके, इसमें इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे, इसमें इससे करके डिवाइड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोसेक की क्या करेंगे 1/sin होता है, तो 1/, में साइन की वैल्यू करते चले जाएंगे, 1/sin करते चले जाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा कोसेक की वैल्यू। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 1/cos करेंगे, जो वैल्यूज दी गई हैं उनका क्या करेंगे 1/, में कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा सेक के लिए हो जाएगा। कॉट क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा जो होता है उसका होता वो वैल्यू होता है कॉट का, तो जो भी tan की वैल्यू है 1/, में करके उसको हम लिखते चले जाएंगे, वही क्या हो जाएगा कॉट की वैल्यू हो जाएगा। इस तरीके से कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू जो होती है एंगल्स की, वो इस टेबल में दिया गया है, हमने लिख दिया पूरा कंप्लीट। इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, जिससे कि याद रहेगा, तो डायरेक्ट हम इसको अप्लाई कर लेंगे जहाँ भी इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यूज आती कैसे हैं, इनके बारे में बस एक का वैल्यू की वैल्यू मतलब कि एक वैल्यू हम निकाल करके आपको बता देंगे, बाकी चीज़ें बाकी जो वैल्यूज हैं आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं बता दे रहा हूँ आपको 45 की डिग्री जो वैल्यू है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकल के आते हैं उसको मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय
अनुपात। नोट कर लीजिए इसे, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए पहले। कंप्लीट नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही आसान है याद करना, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब देखिए जो 45 डिग्री है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिया, मान लेते हैं ये क्या है, 45 डिग्री है, ABC, ठीक है। अब इसी 45 डिग्री का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 90 डिग्री है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से जब इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 45 प्लस 90 का, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135 इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लेते हैं ये वाली भुजा क्या है, ए है, तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्योंकि इसके सामने की भुजा क्या है, ए है, और इसके सामने की भुजा क्या है, ये भी ए होगी। क्योंकि दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं, आपस में सेम है। इसलिए बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे AC की, जो कि कर्ण है। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे या AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, A है, तो A का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू भी क्या है, A है, तो A स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 2A स्क्वायर, A बाहर आ जाएगा, √2 नीचे अंदर बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आई A√2 आ गई, ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें पता चल गई हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, तो इसकी हेल्प से हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने मान लिया था कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 होगा। इसको मान लिया हमने A है, तो बराबर कोणों के सामने भुजा बराबर होती है, ये भी ये हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके रूट ले लिया, तो ये आ गई पाइथागोरस थ्योरम से। अब तीनों भुजाओं की लंबाई निकल के आ गई। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालते हैं, देखिए कैसे आता है। साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू तो मतलब वही साइन A, साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। ये कितना A है, और ये क्या है, H क्या है, A√2। A से A कट जाएगा, कितना आएगा ये, 1/√2। साइन 45 हमने लिखा था टेबल में 1/√2, ठीक है। अब लिखेंगे हम cos 45। cos 45 क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, बेस B है, और कर्ण क्या है, हाइपोटेनस H है। बेस क्या है, A है, और इसकी वैल्यू क्या है, A√2 है। तो A से A कट जाएगा, कितना बचेगा, ये 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू भी हमने लिखा था टेबल में 1/√2, ठीक है। इस तरीके से अगर हम निकालना चाहें sec 45, तो cos इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो sec इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। हाइपोटेनस कितना है, A√2 है, अपान में बेस क्या है, A है। A से कट जाएगा, कितना बचेगा, √2। तो sec 45 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है, जो कि टेबल में लिखा था हमने, ठीक है। अब कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, कोसेक 45। कोसेक 45 क्या होता है, 1 में साइन 45। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब,
कट कितना है a√2 और लंब कितना है a है। a से कट जाएगा, कितना बचेगा ये √2। तो कोसेक 45 की वैल्यू भी हमने लिखा था √2, ठीक है। और ऐसे अगर निकालना चाहें हम tan की वैल्यू, tan 45, tan इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान में बेस। लंब कितना है a है और आधार कितना है a है। a से कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो tan 45 की वैल्यू भी हमने टेबल में लिखा था 1। ऐसे cot 45 की वैल्यू अगर लिखना है हमें, cot 45 की वैल्यू अगर हमें लिखना है तो cot इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब, मतलब कि आधार बेस में, बेस अपान में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है a है और परपेंडिकुलर भी क्या है a है, तो a से कट जाएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से cot 45 की वैल्यू भी क्या है 1 है, जो कि टेबल में हमने लिखा था। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को निकाल करके वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे जो हमने टेबल में लिखा था, ठीक है। इस तरीके से जो टेबल में दिया हुआ है, सारी कैलकुलेशन के बाद ही वो दिया हुआ है, उसे हम क्या करेंगे सीधा मेमोराइज कर जाएंगे, मतलब याद रख लेंगे, और वो वैल्यूज जहाँ पे भी पूछी जाएंगी वहाँ पे लगा देंगे, सीधा रख देंगे वैल्यूज। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, उसे हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने त्रिकोणमिति में 2 लेक्चर कवर किए अभी तक, और दोनों में अभी हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया हमने, अभी केवल आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। बिल्कुल बेस पहले तैयार हो जाए एक बार, उसके बाद क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। पहले बेस बन जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, फंडामेंटल क्लियर हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, उनको बहुत ही आसानी से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर भी आप देखिएगा वीडियो लेक्चर, और इस लेक्चर को भी देखिएगा, पूरा लेक्चर देखें, पूरा ध्यान से समझे चीज़ों को। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम आपसे डिस्कस करके आगे के वीडियो लेक्चर में हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर कहीं बाय डिफ़ॉल्ट कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आप पॉइंट आउट करें, तो उसको भी हम उसको सुधार देंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतने पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।